नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम कल आने वाला है। 14 नवंबर को सभी 38 जिलों में मतगणना होगी और शाम तक परिणाम आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम शुक्रवार 14 नवंबर को सुबह 9 बजे के करीब आने लगेगा। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कर परिणाम बताए जाएंगे, उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। हर विधानसभा के लिए यही शेड्यूल है। मतगणना को लेकर सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 38 जिलों के डीएम के साथ मतगणना की समीक्षा की है। उन्होंने चुनाव आयोग के तय मानक को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। काउंटिंग का तरीका और रैंडमाइजेशन, हर विधानसभा सीट के लिए मतगणना केंद्र में अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी, जिसके लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। गिनती से पहले सुबह 6 बजे मतगणना केंद्र पर रैंडमाइजेशन किया जाएगा। रैंडमाइजेशन के बाद ही यह तय होगा कि किस अधिकारी की ड्यूटी किस काउंटिंग टेबल पर होगी। वीवीपैट और सुरक्षा नियम, मतगणना के दौरान किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की जाएगी। फॉर्म 17C और ईवीएम डेटा में बेमेल पाए जाने पर भी वीवीपैट की गणना होगी। मतगणना परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से रोक है। इसके साथ ही मतगणना परिसर के आसपास विजय जुलूस और नारेबाजी पर भी रोक लगाई गई है। चुनाव परिणाम को लेकर दोनों गठबंधनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एग्जिट पोल ने एक तरफा इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का ऐलान किया है, जबकि उसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा कि 18 नवंबर को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इन दो बातों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि वोटिंग का आंकड़ा अंतिम तौर पर जारी किया है। राज्य में इस बार कुल 66.91% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाता 62.8% और महिला मतदाता 71.6% ने वोट डाला। चुनाव आयोग ने बताया कि यह 1951 के बाद सबसे उच्च मतदान प्रतिशत है। 2 चरणों के चुनाव में 8.5 लाख से अधिक पोलिंग कर्मचारी और 2616 उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 1.4 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट, 243 जनरल ऑब्जर्वर और 38 पुलिस ऑब्जर्वर शामिल रहे। इस चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी रही। 6 देशों के 16 प्रतिनिधि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत बिहार की चुनाव प्रक्रिया देखने आए और उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित, पारदर्शी और कुशल चुनाव बताया। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद जारी एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। कल मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। लेकिन इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी एनडीए की जीत का दावा किया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने वाली है। जिन लोगों ने बिहारी को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, हमारे नौजवानों के हाथ में हथियार देकर अपराधी बनाने का काम किया, आज उस राजद की मानसिकता को और उस राजद कांग्रेस के द्वारा बुथ लूटने वाले गुंडों को एक सबक सिखाने का एक नया प्रयास किया है। 2020 में 57% वोटिंग, पहले चरण में लगभग 65% वोटिंग और आज 67% से ऊपर वोटिंग, ये बताता है कि बिहार की जनता लोकतंत्र के रक्षक के रूप में किस तरह से सजग है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। ये परिवार तंत्र को खत्म करके अपना जनादेश एक देश को संदेश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब इस सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना और नतीजों पर टिकी है।
इसी बीच राजद नेता सुनील कुमार सिंह, जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के करीबी माने जाते हैं और तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा कहलाते हैं, उन्होंने एक भड़काऊ बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि अगर हार जीत के लिए मतगणना में कोई गड़बड़ी की गई तो बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे। ऐसी स्थिति होगी जिसे संभालना मुश्किल होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव परिणामों में किसी तरह की धांधली की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतर आएंगे। राजद नेता ने आरोप लगाया कि सरकार में शामिल कुछ लोग मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी कर सकते हैं। वहीं एनडीए नेताओं ने सुनील कुमार सिंह के इस बयान को हार के डर से उपजी बौखलाहट करार दिया है। सुनील कुमार सिंह पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं और इस बार भी उनके बयान में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने कृषि उत्पाद बाजार समिति शिवधारा स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने मतगणना प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम और एसएसपी ने कहा कि मतगणना कार्य स्वच्छ, निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। मतगणना स्थल पर ड्रॉप गेट स्थापित किए गए हैं और सभी गेटों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मतगणना से पूर्व से लेकर परिणाम घोषित होने तक 24 घंटे सुरक्षा निगरानी रखी जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों की बहुस्तरीय तैनाती के माध्यम से अंदर और बाहर दोनों ओर सुरक्षा चक्र को मजबूत किया जाएगा। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं। मीडिया प्रत्याशियों और मतगणना एजेंटों का प्रवेश सीसीटीवी निगरानी और पास सिस्टम के तहत होगा। यहाँ 3 लेयर का सुरक्षा है। फर्स्ट लेयर में CAISF जो 2 कंपनी प्लाटून है वो टेकअप किए हुए हैं। नेक्स्ट लेयर में BSAP है, बिहार स्टेट आर्म पुलिस है। तो थर्ड लेयर में DAP है। उसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है, कैंपस में भी लगा हुआ है, स्ट्रांग रूम के आसपास भी लगा हुआ है और एक हमारा अग्निश फायर का जो गाड़ी है वो भी लगा हुआ है, इमरजेंसी में अगर यूज़ करेंगे तो। और आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग भी पूरा लगा हुआ है पूरा बाजार समिति के अंदर। तो उसमें जहाँ आवश्यकता है वो अनुसार जाली भी लगा हुआ है ताकि उसके अंदर कोई घुसे नहीं। तो इनर पेरीमीटर में तो किसी को एंट्री नहीं है। जो ऑथराइज डीएम से जो ऑथराइज किए हैं उन्हीं का एंट्री है। बाकी जो डीएम, एसएसपी, ऑब्जर्वर और कैंडिडेट आते हैं तो उन्हीं के लिए एंट्री है। बाकी लोगों के लिए अंदर प्रवेश वर्जित है। खबर सहरसा से है, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ पर अपने घर आए प्रवासी मजदूरों ने बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर मतदान में हिस्सा लिया और अपने मतदान कर अपना योगदान दिया। अब 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और कल मतगणना होना है। अब प्रवासी मजदूरों का भी पलायन रोजगार के लिए दूसरे शहर दिल्ली, मुंबई, पंजाब सहित अन्य जगहों के लिए पलायन जारी है। जब पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों से मतदान को लेकर बात की गई तो उनका साफ कहना था कि विकास और रोजगार के नाम पर मतदान किया है। वहीं उन लोगों ने नई बनने वाली सरकार से रोजगार की मांग की ताकि अपने घर, अपने शहर में रहकर रोजगार कर सकें। हम जा रहे हैं दिल्ली कमाने के लिए। हमारे बिहार में एक भी रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जिसके मुद्दे पे हम लोग वोट किए हैं। सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे बिहार में फैक्ट्री खुल जाए, हर जिले में एक फैक्ट्री खुल जाए, उससे जनता का बहुत लाभ होगा। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए, हम लोग को नौकरी मिल जाएगा। चेंजिंग करना था
चेंजिंग करना था विकास का मुद्दा था और बहुत रोजगार के लिए बाहर जाते हैं हम लोग परेशान होते हैं। यहाँ पर रहेगा फैक्ट्री हम यहाँ करेंगे फिर कहाँ जाएंगे बाहर हम बाहर में बिहारी का कोई इज्जत है नहीं। बिहारी को बहुत नीचे नजर से देखा जाता है। अब बात करेंगे झारखंड के खबरों की। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले महीने 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। ये फैसला बीते कल झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। इसी के साथ कल झारखंड मंत्रालय में कुल 18 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि नेतरहाट स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। मंत्री परिषद ने पॉलीक्रिक कॉलेज में संविदा पर नियुक्त 24 शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने देश में बने 3 नए आपराधिक कानून के तहत ई साक्ष्य और ई समन को राज्य में मान्यता दी है। वहीं इंडिया रिजर्व के बटालियन नियुक्ति में शारीरिक दक्षता में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट का निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने देसी मांगुर मछली को राज्य का राजकीय मछली घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत इस मछली को संरक्षित किया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए झारखंड राज्य पुलिस रेडियो के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मंजूरी भी प्रदान की है और गिरिडीह जमुआ सड़क के लिए राशि की मंजूरी दी गई है। कृषि क्षेत्र को लेके हमारी यही प्राथमिकताएं हैं कि पहले तो हम जो हमारे सरकार के द्वारा संचालित कृषि विभाग से योजना है उसको एक एक किसान तक हम पहुंचा पाए। पूर्व में ऐसा जो पूर्ववर्ती सरकार रही उनमें ये सब प्रयास नहीं हुए हैं। हमारी सरकार में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने 50,000 से शुरू किया, 2 लाख तक ऋण माफी को हम लोग लेके गए। इस साल भी वो ऋण माफी होगी। ये प्रत्येक साल हम लोग करेंगे अपने किसानों के लिए। तो हर एक योजना से किसानों को जोड़ना और साथ ही साथ आखिरकार जो आउटकम के रूप में निकल के आना कि किसान का आय कैसे हम लोग बढ़ा सके। 25 साल के युवा झारखंड से क्या संतुष्ट है सरकार या फिर आगे अभी विजन क्या है सरकार का आगे बढ़ाने? मुझे लगता है किसी भी सरकार को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपका कार्य करने की जो क्षमता होता है, मनोबल होता है, वो भी खत्म हो जाता है। इसीलिए असंतुष्ट रहे, स्टे हंग्री बट कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। इस उत्सव के दिन भाजपा द्वारा राजधानी रांची और खूंटी में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी सिलसिले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड राज्य निर्माण की गाथा में एनडीए सरकार के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने झारखंड राज्य के निर्माण की तिथि बिरसा मुंडा के जन्मदिन को घोषित किया गया था। जो छोटे छोटे जैसे जातियां ट्राइबल में भी कई जो प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं यहाँ पर सुदूर जंगलों में रहते हैं, उनके यहाँ तक आने जाने की सुविधा, उनको नहीं घर नहीं है, उनके पास पीने की पानी नहीं है, ऐसे जो बुनियादी सुविधाएं उनके पास बिल्कुल अभाव है। इस योजना के तहत इस देश की भारत सरकार ने यानी पहले 4,000 करोड़ रुपया था, अब उसको 15,000 करोड़ रुपया से भी विभाग में बढ़ा करके जो पहले पूरे कालखंड में जो 24,000 करोड़ रुपया का था, अब 1,24,000 करोड़ रुपया तक के किए गए जो ट्राइबल मिनिस्ट्री में, ताकि हम उन सुदूर क्षेत्रों में लोग रहते हैं तो वहां भी विकास का काम पहुंच।
झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती का भी उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण पर है। इस बीच हमारी संवाददाता तृप्ति ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान क्या कुछ खास तैयारियां हैं, आइए जानते हैं। पहुंचे हैं राजधानी रांची स्थित उस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, जहां पर 15 नवंबर की तारीख को झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां की मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे और इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यवासियों को बड़ी सौगात भी देंगे। हम आपको यहाँ और भी जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, 11 नवंबर की तारीख से, यानी कि पिछले 11 नवंबर की तारीख से रजत जयंती का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि रन फॉर झारखंड के साथ स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत हुई 11 नवंबर की तारीख से। पिछले दिनों जब इसकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो खुद मुख्यमंत्री और विधायक भी नजर आए, खेल मंत्री नजर आए। रन फॉर झारखंड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुबह 11 नवंबर को ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद संस्कृति कार्यक्रम की 12 नवंबर की तारीख को संस्कृति से जुड़े नृत्य के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा आपको जानकारी देना चाहेंगे, खुद मुख्यमंत्री ने 25 प्रचार वाहनों को 11 नवंबर की तारीख को हरी झंडी दिखाई थी। और अब जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस ऐतिहासिक मैदान की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये वही ऐतिहासिक मैदान होगा जहाँ पर झारखंड के 25 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस के भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। अब इस मैदान में क्या कुछ और खास होने वाला है इस कार्यक्रम के दिन, इसकी बात करें तो एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल भी बनाया जा रहा है, जहां पर खान पान की खास व्यवस्था होगी। आप ये सफेद जो टेंट देख रहे होंगे, ये जो सफेद टेंट है, ये टेंट में डाइनिंग की व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा गेस्ट के लिए रेस्ट हाउस की भी व्यवस्था दूर दूर तक आप देख सकते हैं वो की जा रही है, जिसके लिए काफी खूबसूरत तरीके से टेंट को तैयार किया जा रहा है। इस चर्चा यही है कि खुद सभा को संबोधित करते हुए, समारोह को संबोधित करते हुए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे। उन्होंने राज्यपाल को खुद अपने हाथों से न्योता भी दिया है। बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल इसी मंच पर नजर आएंगे और इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कई सरकारी कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नृत्य कला का प्रदर्शन होगा, वॉल पेंटिंग का प्रदर्शन होगा। झारखंड राज्य को उद्योग की जगत में विकास की गति में और तेजी से आगे बढ़ने के लिए हेमंत सरकार द्वारा क्या कुछ किया जाएगा, इसे लेकर भी तमाम जानकारियां खुद मुख्यमंत्री देंगे। तमाम डेलीगेट्स होंगे और आईपीएस अधिकारियों से लेकर आईएएस तक सभी इसे लेकर लगातार जगह के निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। खुद रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कई दफा यहाँ मैदान पहुंचकर निरीक्षण किया है अपनी ओर से। वो भी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी जो निभानी है उसके लिए वो प्रशासनिक हर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य कला, पेंटिंग का कला और कई तरह के कार्यक्रम होंगे, सरकारी आयोजन होंगे, जिसे लेकर इसी ऐतिहासिक मैदान में 15 नवंबर की झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर बोकारो के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 12 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाया जाएगा। आज बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा के द्वारा फीता काटकर इस शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें बोकारो के सिविल सर्जन अभय भूषण ने सबसे पहले रक्तदान कर शिविर की शुरुआत की। उसके बाद काफी लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। उपायुक्त ने बताया कि रक्तदान एक महादान है और हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने सिविल सर्जन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका शुरुआत में रक्तदान करना लोग के लिए प्रेरणादायी होगा एवं उन्होंने बोकारो वासियों से अपील की कि वे बढ़ चढ़ के रक्तदान में अपनी भूमिका अदा करें और लोगों को जीवन में देने में सहायक बने। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने कुछ फिल्मी अंदाज में कहा कि खून के बदले खून, यानी खून की पूर्ति से ही खून ही किया जा सकता है। इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ना तो कोई दवा और ना कोई इंजेक्शन। और बताया कि खून सिर्फ मानव शरीर में ही बन सकता है,
इसका कोई उपाय नहीं है। उन्होंने भी लोगों से अपील की कि वह रक्तदान करने से घबराएं नहीं, इससे कोई हानि नहीं होती। तो ब्लड शरीर से ही मिलेगा और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर किसी को आवश्यकता होती है तो हम लोग कोई और मेडिसिन या कोई और स्लाइन या कोई और इन्फ्यूजन दे के नहीं, ब्लड अगर की आवश्यकता होगी तो ब्लड ही हम पूछें। और लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि खून देने से कमज़ोर हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा या कमजोरी आ जाती है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ इसका भी 43वां 43 टाइम दे रहा हूँ और मुझे कोई नहीं कि मैं जाके ड्यूटी भी पूरा करूँगा। और आप लोगों को कुछ संदेश दीजिए। मैं लोगों को ये कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें और इससे बड़ा दान कोई और नहीं है। आपके ब्लड देने से किसी की ज़िंदगी बचती है। आप इसमें भागीदारी करें, बढ़ चढ़ के आगे आएँ। और ये प्रोग्राम अभी 28 तारीख तक चलेगा हमारा और सभी जगह हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप जो आपके नज़दीक और सुविधाजनक हो। और ये सदर अस्पताल में मेरा डेली यहाँ पर ब्लड डोनेशन होगा। आप यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और साहिबगंज में गंगा पार आवागमन का मुख्य जरिया रही साहिबगंज मनिहारी अंतर्राज्यीय फेरी सेवा बीते 12 जुलाई से बंद है। लगभग 4 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी यह सेवा शुरू नहीं हो पाई, जिससे रोजाना गंगा पार आने जाने वाले हजारों लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फेरी सेवा बंद होने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नाव से गंगा पार करने को मजबूर हैं। न केवल खतरा बढ़ गया है, बल्कि अब यात्रियों को सामान्य से कहीं अधिक किराया भी चुकाना पड़ रहा है। दरअसल असमय आई बाढ़ के बाद फेरी संचालक ने जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से परिचालक रोक दिया था। अब जबकि गंगा का जलस्तर सामान्य स्थिति में लौट आया है, फिर भी जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने से सेवा शुरू नहीं की गई है। इसी बीच गंगा में कई नाव हादसे भी हो चुके हैं। रामपुर दियारा के पास हाल में एक नाव पलटने से दर्जन भर लोग बाल बाल बचे, जबकि कुछ महीने पहले महाराजपुर घाट पर नाव डूबने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मनिहारी नागरिक संघर्ष समिति ने कटिहार जिला प्रशासन से जल्द फेरी सेवा शुरू करने की मांग की है। बुधवार की देर शाम को देवघर में लूट के गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गिरोह के 4 शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 21 साल की एक युवती भी शामिल है। सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि यह गिरोह पिछले कुछ महीनों से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। देवघर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि इस गैंग में एक महिला भी है, जिसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ अशोक सिंह ने बताया कि यह ग्रुप देर शाम आने वाले यात्रियों को तंग करते थे और जो यात्री परिवार के साथ होते थे उन्हें अपना निशाना बनाकर पूरी गाड़ी को लूट लेते थे। 5 नवंबर को भी इन अपराधियों ने ऐसे ही एक घटना को अंजाम दिया और इसकी शिकायत जब देवघर पुलिस को मिली तो देवघर पुलिस के अधीक्षक के निर्देश के बाद नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनी। लगातार छापेमारी और अभियान के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद किया, उनकी समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन दर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके। राज्य सरकार के जनदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यह पहल मुख्यमंत्री साय की जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शी सुशासन के संकल्प को दर्शाती है, जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित हो सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनदर्शन में दूर दूर से मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया। आज जनदर्शन की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने रायपुर के तेलीबांधा की रहने वाली 11 वर्षीय बिटिया पूनम से भेंट की।
पूनम की माता ने मुख्यमंत्री साय को बताया कि वह सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही हैं और बातचीत करने में भी असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि इस चुनौती के बावजूद पूनम अपने पैरों से बहुत सुंदर चित्र बनाती है। मुख्यमंत्री साय ने अत्यंत आत्मीयता से पूनम से बात की और उसे स्नेहपूर्वक दुलार किया। मुख्यमंत्री साय ने पूनम की माता को आश्वासन दिया करते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको बिटिया के लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने पूनम की पढ़ाई की उचित व्यवस्था के लिए उसे विशेष विद्यालय में भर्ती कराने और छात्रवृत्ति प्रदान करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। यह रकम क्रेटा कार से मिली जो महाराष्ट्र की बताई जा रही है। गाड़ी की सीट के नीचे लॉकर नुमा जगह बनाकर बारीकी से नकदी छिपाई गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया और नोटों से भरे बंडल बरामद हुए। सूत्रों के अनुसार यह पैसा हवाला या किसी वित्तीय अपराध से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने वाहन और रकम को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिले में यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया है। चांपानगर में स्थायी चौपाटी न होने से ठेले और गुमटी चलाने वाले छोटे व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका की अनदेखी के चलते चौपाटी का कोई निर्धारित स्थान नहीं होने से अब व्यापारी मैदान के पास और मुख्य सड़कों पर दुकानें लगाने को मजबूर हैं। इस कारण शहर में पार्किंग की समस्या गहराती जा रही है और सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी बिगड़ने लगी है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि पहले दुकान परशुराम चौक के पास अस्थायी चौपाटी में लगती थी, लेकिन सौंदर्यीकरण कार्य शुरू होने के कारण अब हमें मुख्य सड़क पर दुकान लगानी पड़ रही है। इससे न केवल ग्राहकों को दिक्कत होती है बल्कि ट्रैफिक भी बाधित होता है। हम नगर पालिका से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहां स्थायी चौपाटी का निर्माण किया जाए। लोगों के मुताबिक अभी चौपाटी मेन रोड पर लग रही है, जिससे वाहनों की पार्किंग की समस्या बढ़ गई है। यदि नगर पालिका पार्किंग की व्यवस्था कर दे तो सड़क पर जाम और आवाजाही की दिक्कत काफी हद तक कम हो सकती है। नगर पालिका की तरफ से इनके ठेले की जो चौपाटी यहाँ पर बनाई गई है अच्छी है। एक पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाए और इनका भी भला हो जाए और आम पब्लिक को जो आते जाते हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। प्रभावित होती है थोड़ी सी, तो इसके लिए क्या है कि वही पार्किंग की व्यवस्था सही हो और इनका ठेला जो कुमचा लगता है वो व्यवस्थित ढंग से कहीं चौपाटी वगैरह इधर चल दे, चाहे आसपास में एक व्यवस्था बननी चाहिए। मतलब अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। उज्जैन पुलिस ने हाईवे पर साधु वेश में लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ा है। मंगलवार को एक दंपत्ति से मारपीट कर सोने की अंगूठियां और नकदी लूटने वाले 7 आरोपियों को चेकिंग पॉइंट पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया सामान और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। दरअसल मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के नियमनवासा में कालिया दे निवासी मंसूर अली अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपनी कार से इंदौर जा रहे थे। तभी हाईवे पर अचानक 7 व्यक्ति उनकी कार के सामने आ गए, जिसमें से 4 ने साधु के वेश में कपड़े पहने हुए थे। कार रुकते ही आरोपियों ने मंसूर अली और उनकी पत्नी से मारपीट की। उन्होंने दंपत्ति से सोने की 2 अंगूठियां, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए और 5,000 रुपए नकद लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश सिल्वर रंग की आर्टिगा कार में बैठकर फरार हो गए। जाते समय उन्होंने किसी को भी घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लूटपाट के बाद मंसूर अली ने पनवासा थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले भर में चेकिंग शुरू कर दी। नरवर पुलिस को आरोपियों के हुलिये के बारे में जानकारी दी गई। कुछ ही देर बाद नरवर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पर हुलिये के आधार पर 7 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई दोनों सोने की अंगूठियां,
5,000 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई आर्टिगा कार जब्त कर ली है। देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा किया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा में एक प्रोफेसर को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में एटीएस ने हिरासत में लिया है। एटीएस ने उनके घर पर छापेमारी की और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। प्रोफेसर की पत्नी ने बताया कि एटीएस घर पहुंची और कुछ बताई नहीं, सीधा उठाकर ले गई। प्रोफेसर का नाम इब्राहिम आबिदी है और उसे जमात-ए-इस्लामिया संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एटीएस को शक है कि आबिदी बच्चों को आतंकी विचारधारा की ओर झुकाने और उन्हें दहशतवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहा था। अब बात करेंगे पंजाब के खबरों की। अमृतसर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर शहर में अवैध रिक्शा और रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस टीमों ने शहर के विभिन्न चौकों और बाजारों में छापेमारी कर ऐसे रिक्शा जब्त करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपंजीकृत और असुरक्षित रिक्शा न केवल यातायात जाम का कारण बनते हैं, बल्कि कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। इसलिए अब इन पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन रिक्शा मालिकों के पास कानूनी दस्तावेज हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अवैध रूप से चल रहे रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।